चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में पहला चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, इस चैप्टर में हम लोगों ने पहले मैनेजमेंट किसे कहते हैं उसके बारे में समझा, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके इम्पोर्टेंट समझे। इसके अलावा कि बिजनेस में मैनेजमेंट की कौन कौन सी लेवल्स होती है वो भी हमने समझा। और आज हम लोग उसके आगे का एक पॉइंट देखें, जो पॉइंट है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट के लिए क्या क्या काम किए जाते हैं। आपको कोई कहे कि भाई बिजनेस का मैनेजमेंट करना है, तो मैनेजमेंट मतलब उसके अंदर क्या क्या करना है, उसके फंक्शंस तो पता होने चाहिए ना। तो वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमें समझने हैं, बरोबर ना। आपको ये तो ध्यान है ही कि अगर बिजनेस में मैनेजमेंट अच्छी तरह से किया ना, तो वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा ही होगा। बिजनेस की सक्सेस के पीछे मैनेजमेंट का 100% रेशियो होता है। मतलब मैनेजमेंट से ही मतलब बिजनेस को 100% आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। सही बात है ना ये। तो इसीलिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैनेजमेंट के लिए क्या क्या किया जाए, कौन कौन से फंक्शंस किए जाएं, वो अब हम लोग समझें। अब इनमें भी पहले से जो भी मैनेजमेंट गुरुज हो चुके हैं ना, पहले जो भी बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज हो चुके हैं, उन्होंने अपने हिसाब से मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शंस बताए हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में पूरा एक चार्ट बना हुआ है इसका, कि मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शंस अलग अलग मैनेजमेंट गुरुज ने बताए हैं। कि जैसे कि कुंज एंड ओ डोनल ने मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस बताए हैं, बरोबर ना, कि भाई मैनेजमेंट करना है मतलब ये 5 काम करने होंगे, उन्होंने ऐसे बताया है। हेनरी फेयोल थे, उन्होंने भी मैनेजमेंट के लिए 5 अलग अलग फंक्शंस बताए हैं कि मैनेजमेंट के लिए ये 5 काम खास करने होंगे, बरोबर। इनके अलावा पीटर ड्रकर ने सिर्फ 3 काम बताए हैं, होते वही काम है सब यही फंक्शंस, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी तरह से बताए हैं। उन्होंने इन सब कामों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पीटर एफ ड्रकर ने। इसके अलावा ल्यूथर गुलिक हैं, ल्यूथर गुलिक उन्होंने मैनेजमेंट के 7 फंक्शंस बताए हैं। या फिर जॉर्ज आर टेरी ने मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस बताए हैं। तो अलग अलग मैनेजमेंट गुरुज ने अलग अलग तरह से अपने फंक्शंस को क्लासिफाई किया है। तो बेसिकली उन सब का अगर मिक्सचर कहें, तो मैनेजमेंट के लिए मेनली ये सब फंक्शंस किए जाते हैं। यहाँ पर जो ये 6 फंक्शंस दिए हुए हैं, मैनेजमेंट के लिए मेनली ये सब फंक्शंस करते हैं। तो अब इनके बारे में समझे। देखो, अभी जो हम लोग समझ रहे हैं ना, तो इन सब का सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है। इसके आगे के जितने भी चैप्टर्स आएंगे ना, वो समझो हर एक टॉपिक के ऊपर एक एक हमारा चैप्टर बना हुआ है, बरोबर ना। तो उन सब में इन सब के बारे में डिटेल में समझेंगे। अभी अभी सिर्फ उसकी डेफिनेशन और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है कि ये सब फंक्शंस क्या हैं। हमारे आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं, वो सभी चैप्टर अब इनके ऊपर ही टिके हुए हैं। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन आता है प्लानिंग करना। मैनेजमेंट की शुरुआत ही प्लानिंग से होती है। आगे हमारा पूरा एक चैप्टर आएगा प्लानिंग का। तो मैनेजमेंट की शुरुआत ही प्लानिंग से होती है, बरोबर। मैनेजमेंट में कभी कुछ नुकसान या कुछ भी हो जाए ना, तो पीछे क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ, वो हम लोग बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, फ्यूचर के लिए हम लोग नई प्लानिंग जरूर कर सकते हैं। कि भाई पिछले जो भी नुकसान हुआ है उसे भले जाने दो, अब हम लोग ऐसा काम करेंगे कि जिससे नुकसान ना हो, बरोबर ना। तो इसका मतलब प्लानिंग मीन्स ये कहलाता है कि भाई फ्यूचर के लिए काम करना, फ्यूचर के लिए कुछ ऐसे डिसीजंस लेना कि जिससे हमारा बिजनेस फ्यूचर में स्मूथली चल सके, ठीक है। और प्लानिंग कोई छोटा सा जो है वो वर्क नहीं होता, प्लानिंग बहुत ही डिटेल वर्क है। और इस प्लानिंग के बाद जितने भी फंक्शंस आते हैं ना, ये सभी फंक्शन टोटली प्लानिंग के ऊपर डिपेंड होते हैं। कि मैनेजमेंट में शुरुआत प्लानिंग से होगी, तो ही उसके बाद ये सब काम किए जाएंगे। कभी भी पहले स्टाफिंग नहीं करते, कभी भी पहले डायरेक्टिंग नहीं करते। मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले प्लानिंग ही करनी पड़ती है। प्लानिंग मतलब फ्यूचर के लिए जो है वो सोच के रखना कि हमें क्या क्या करना है। मेरा अगर बिजनेस चल रहा हो, तो मैं पूरे साल के लिए सोच के रखूंगा कि भाई पूरे साल में मुझे क्या क्या करना है। खाली इतना नहीं कि भाई जो है वो पूरे साल में मुझे जो है वो 5 लाख का प्रॉफिट कमाना है, बस इतना सोच लेना तो वो प्लानिंग हो गई। इसे प्लानिंग नहीं कहते, ये तो खाली गोल बनाना हुआ, ये तो हमारा खाली लक्ष्य बनाना हुआ। प्लानिंग मतलब कहलाता है कि भाई जो हमने गोल बनाया ना, ये जो लक्ष्य बनाया, उसको कैसे पूरा करना है, उसके लिए पूरे साल में क्या क्या करना होगा, तो उसे प्रॉपर प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग बहुत ही डिटेल प्रोसेस है कि मुझे साल में 5 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए अगर मेरा साल शुरू होता है 1 अप्रैल से, बिजनेस शुरू होता है ना 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मैं क्या क्या करूँगा, उसकी पूरी डिटेल सोच के रखना।
कि 1 अप्रैल से काम शुरू हो रहा है, तो उसके बाद जो है वो ये 2 महीने में मैं इस तरह से काम करूँगा, उसके बाद जो है वो दूसरे त्यौहार आएँगे, तो त्यौहार में मैं इस तरह से वर्क करूँगा, फिर दिवाली आएगी, दिवाली में ये काम करूँगा, फिर बारिश अगर होगी या दिवाली से पहले बीच में अगर बारिश आई, तो उसमें जो है वो बिज़नेस थोड़ा-सा डाउन जाएगा, तो उस वक़्त मैं ऐसा करूँगा। तो भाई पूरे साल में मुझे क्या-क्या करना है, जिसकी वजह से साल के एंड में मुझे 5 लाख का प्रॉफ़िट मिल जाए। तो ये पूरा डिटेल में जो है वो तैयारी करना, उसे प्लानिंग कहते हैं। बरोबर ना? जिसमें सब डिसीज़न, सब जो है वो चांसेस सोच के रखना कि हाँ भाई अगर ऐसा हुआ ना बीच में तो मैं ये डिसीज़न लूँगा, कि अगर बीच में कुछ ये प्रॉब्लम आई ना तो मैं ये करूँगा फिर। तो ऐसा डिटेल में सोच के रखना, उसे ही प्लानिंग कहते हैं। बरोबर ना? तो मैनेजमेंट की शुरुआत प्लानिंग से होती है। जब प्लानिंग अच्छी तरह से हो जाए ना, फिर दूसरे फंक्शंस किए जाते हैं। अब अगर प्लानिंग अच्छी तरह से हो जाए, तो फिर मैनेजमेंट के लिए किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या? तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब कहलाता है कि भाई बिजनेस का स्ट्रक्चर तैयार करना, कि बिजनेस में हमें कितने लोगों की और कौन-कौन सी पोस्ट पे ज़रूर है। बरोबर ना? वो खाली स्ट्रक्चर तैयार करना। अभी लोगों को नौकरियों पे रखना नहीं, बस खाली स्ट्रक्चर तैयार करना कि बिजनेस के लिए कितने लोगों की और कौन-कौन से पोस्ट पे ज़रूर है, तो उसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। बरोबर? जैसे अगर एक स्कूल चल रहा है, अगर मैं कोई नया स्कूल शुरू करूँ, तो मैं पहले प्लानिंग करूँगा। मैनेजमेंट के लिए मैं पहले प्लानिंग करूँगा कि भाई मुझे स्कूल के लिए क्या-क्या करना है, पूरे साल में क्या-क्या करना होगा, वो एडवांस में प्लानिंग करके रखूँगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करूँगा कि भाई मुझे अगर स्कूल शुरू करना है, तो स्कूल में मेरे कितने स्टैंडर्ड से मैं शुरू करूँ। भाई 1 टू 12 ही शुरू करूँ कि पहले 1 टू 8 तक शुरू करूँ, उसके बाद फिर दूसरे साल दूसरे देखूँगा। बरोबर ना? तो अगर मैंने 1 टू 8 तक शुरू किए हैं स्टैंडर्ड, तो उसमें मुझे कितने टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने डिविजन्स होंगे, ठीक है? कितने जो है वो दूसरे सब टीचर्स होंगे जो उन्हें प्रॉक्सी में हेल्प कर सके, कितने पियून्स चाहिए, कितने जो है वो बीच में जो स्कूल में मासी होती हैं काम करने के लिए, भाई वो मुझे कितने चाहिए, बरोबर? कितने लोगों की कौन-कौन सी जगह पर मुझे चाहिए, वो सब तैयारी करना, उसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। बरोबर ना? ऑर्गेनाइजिंग मतलब यही कहलाता है बिजनेस का स्ट्रक्चर तैयार करना खाली, कि हाँ मुझे अगर बिजनेस चलाना है तो मुझे बिजनेस में इतने 50 लोगों की ज़रूर है। इन 50 लोगों में कोई एक जो है वो हेड होगा, बरोबर, दूसरा जो है वो ये काम करेगा, तीसरा जो है वो ये काम करेगा। ऐसा पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करके रखना, उसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। फिर ऑर्गेनाइजिंग जब अच्छी तरह से हो जाए ना, तो ऑर्गेनाइजिंग के बाद फिर किया जाता है वो आता है स्टाफिंग। फिर स्टाफिंग करना, स्टाफिंग मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग में जो भी स्ट्रक्चर तैयार किया ना, उसके हिसाब से वहाँ पर लोगों को जॉब पे रखना। बरोबर ना? स्टाफिंग मतलब कहलाता है कि भाई स्टाफ को रखना, स्टाफ को बुलाना, उन्हें नौकरियों पे रखना। प्रॉपर स्टाफिंग उसे कहा जाता है कि भाई सही टाइम पर, सही नंबर में और सही क्वालिटी या सही एजुकेशन वाले, सही डिग्री वाले लोगों को नौकरियों पे रखना, तो उसे स्टाफिंग कहते हैं। कि मुझे अगर स्कूल शुरू करना है जिसमें मैंने डिसाइड किया कि हाँ भाई 1 टू 8 तक के होंगे, जिसमें हर क्लास के हर स्टैंडर्ड के 4-4 डिवीज़न होंगे, और उन 4-4 डिवीज़न में जो है भाई मुझे एक-एक टीचर चाहिए होगा, मतलब हर स्टैंडर्ड के लिए 4-4 टीचर चाहिए। तो टोटल मुझे 8 4 ज़ा 32 टीचर्स चाहिए, 3 एक्स्ट्रा टीचर रखूँ तो 35 टीचर्स चाहिए। तो ऐसा पूरा डिसाइड करना, उसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। अब उन 35 टीचर्स को नौकरियों पे रखना, उसे स्टाफिंग कहते हैं। बरोबर ना? भाई वो 35 टीचर्स को अब मैं नौकरी पे रखूँगा, और उनमें से भी कितने साइंस के टीचर्स होंगे, सभी साइंस के टीचर 35 तो नहीं रख सकता ना, तो उसमें से कितने साइंस के टीचर्स होंगे, कितने मैथ्स के टीचर्स होंगे, बराबर? कौन से स्टैंडर्ड के लिए कितने डिग्री की ज़रूर है, भाई जिन्होंने बीएड कंप्लीट किया होगा तो उन्हें जो है मैं इस स्टैंडर्ड के लिए पढ़ाई पे दूंगा, या जिनके पास ये डिग्री होगी तो उन्हें इस स्टैंडर्ड के लिए मैं ये क्लास में उन्हें सौंपूंगा। तो ये सब डिसीजन लेना, उसे स्टाफिंग कहते हैं। और स्टाफिंग भी इतनी छोटी प्रोसेस नहीं है कि बस लोगों को नौकरियों पे रख देना। नौकरी पे रखने के बाद उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देना, कि अब हम नौकरी पे तो रख दिया, अब काम कैसे करना है उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देना। उन्हें जो है वो टाइम टू टाइम पगार देना, मतलब कि भाई उनकी केयर करना, उनकी केयर करना ऐसे समझो, जिसमें उनकी पगार देना, उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, बरोबर? तो उनकी केयर करना और उनका डेवलपमेंट करना, कि अगर कोई पर्सन रिटायर हो जाता है, होता है ना बिजनेस में, कोई कोई इंसान ने 30 40 50 साल हमारे बिजनेस में काम किया, अब वो रिटायर हो रहा है, तो उसके उन्हें पेंशन देना, उन्हें कुछ ना कुछ दूसरा बेनिफिट देना,
तो इन शॉर्ट स्टाफिंग मतलब कहलाता है कि भाई जो लोगों को नौकरियों पे रख रहे हैं तब से लेकर वो जब नौकरी छोड़कर जाएं तब तक और इवन उसके बाद भी उनकी केयर करते रहना, तो उसे स्टाफिंग कहते हैं। अपने स्टाफ की पूरी केयर करना तो वो स्टाफिंग कहलाता है। क्योंकि हर एक मैनेजमेंट गुरु ये कहते हैं कि माइंड योर स्टाफ एंड स्टाफ विल माइंड योर बिजनेस। मतलब आप अपने स्टाफ का अच्छी तरह से ध्यान रखोगे ना, तो आपका पूरा स्टाफ आपके बिजनेस का अच्छी तरह से ध्यान रखेगा। क्योंकि हमारा बिजनेस हमारे स्टाफ की वजह से ही चलता है, हमारा स्टाफ ही तो हमारा पूरा बिजनेस संभालता है ना। सही बात है ना ये? तो अगर हमारे स्टाफ वो हमसे खुश रहेंगे, अगर हम उनका ध्यान रखेंगे, तो वो स्टाफ खुद ब खुद खुशी से वो हमारे बिजनेस का ध्यान रखेंगे कि नहीं भाई बॉस हमारी बहुत केयर करता है, तो हमें भी हमारे बॉस के लिए ये अच्छा काम करना चाहिए। सही बात है ना? तो इसीलिए स्टाफिंग मतलब कहलाता है कि भाई अपने स्टाफ का पूरी तरह से ध्यान रखना, केयर करना उनकी। जब स्टाफिंग अच्छी तरह से हो जाए ना, तो मैनेजमेंट में फिर किया जाता है डायरेक्टिंग। एक्चुअली डायरेक्टिंग स्टाफिंग के अंदर ही आता है, लेकिन कितने सारे मैनेजमेंट गुरुज डायरेक्टिंग को अलग मानते हैं। तो हम लोग भी उसे अलग से समझें कि डायरेक्टिंग वो समझो स्टाफिंग के बाद आया। डायरेक्टिंग मतलब कि जो भी वर्कर्स, जो भी एम्प्लॉयज बिजनेस में काम कर रहे हैं ना, उन्हें सही डायरेक्शन देना, बरोबर ना, उसे डायरेक्टिंग कहते हैं। देखो, भले ही कोई भी पर्सन ने कितनी भी बड़ी डिग्री ली हो, कितना भी जो है वो क्या कहते हैं प्रैक्टिस की हो, लेकिन जब वो कोई नए बिजनेस में जाता है ना, तो उस बिजनेस के रूल्स रेगुलेशंस अलग होंगे। ठीक है ना, उस बिजनेस के काम करने का ढंग अलग होगा। तो उसे सही डायरेक्शन की जरूर पड़ती ही है। कि अगर सपोज मेरा स्कूल चल रहा है, ठीक है ना, कि भाई मैंने अपना स्कूल शुरू किया जिसमें मुझे अलग तरीके से पढ़ाना है, मुझे एक नई स्टाइल से जो है वो बच्चों को पढ़ाना है, मेरे माइंड में ये है, तो मैं कोई टीचर को अपॉइंट करूंगा। स्टाफिंग मतलब भाई मैं टीचर को चलो अपॉइंट करूंगा, एक टीचर रखा मैंने। भले उस टीचर के पास जो है वो सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी तरह से वो पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे उसे डायरेक्शन देना ही पड़ेगा कि देखो भले आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाते हो, लेकिन मेरी स्कूल में इस तरह से पढ़ाना है, बरोबर ना। वो एक सही डायरेक्शन तो उन्हें देना पड़ता है ना, तो उसे डायरेक्टिंग कहते हैं कि अपने बिजनेस के साथ उसे अच्छी तरह से मिला देना। बिजनेस में भी जो भी वर्कर्स वहाँ पर काम करने आते हैं, भले उस वर्कर को कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बिजनेस का जो सुपरवाइजर होता है या कहो डायरेक्टर होता है, डायरेक्टिंग देने वाला डायरेक्टर, वो डायरेक्टर उस बिजनेस उस वर्कर को पहले डायरेक्शन देगा ही, समझाएगा ही कि भले तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन देखो हमारे बिजनेस में काम इस तरह से करना है। तो डायरेक्टिंग मतलब कहलाता है उन्हें डायरेक्शन देना, और सिर्फ डायरेक्शन देना नहीं, डायरेक्शन देने के बाद अगर कोई वर्कर, कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है या कोई गलती कर रहा है तो उसे सुधारना, उन्हें समझाना फिर। ठीक है ना, उन्हें जो है वो कंटिन्यूसली मोटिवेट करते रहना, उन्हें कंटिन्यूसली मोटिवेट करते रहना, ये डायरेक्टिंग का बहुत बड़ा काम है। क्योंकि अगर पर्सन, जो भी एम्प्लॉय, जो भी वर्कर हमारे बिजनेस में काम कर रहा है, वो मोटिवेट होकर एंथुजियाज्म के साथ, जोश के साथ काम करेगा ना, तो ही हमारे बिजनेस को फायदा होगा। नहीं तो वर्कर आकर जो है वो हमारे बिजनेस में रोज आकर बैठ जाता है और ये कहता है कि यार मैं तो तंग आ गया हूँ इस काम से, तो क्या वो अच्छी तरह से काम करेगा? और अगर वो अच्छी तरह से काम नहीं करेगा तो क्या बिजनेस को अच्छी तरह से फायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो वर्कर्स को मोटिवेट रखना, उन्हें खुश रखना, ये भी काम डायरेक्टिंग में आता है। क्योंकि वर्कर्स अगर अच्छी तरह से खुशी से काम करेंगे ना, तो उसका फायदा बिजनेस को अनलिमिटेड मिलेगा, बराबर। तो डायरेक्टिंग मतलब कि भाई वर्कर्स को सही डायरेक्शन देना, उन्हें जो है वो मोटिवेट करते रहना, उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, बराबर, ये सब वर्क डायरेक्टिंग में आता है। फिर मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग के बाद काम आता है कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट का समझो एक तरह से आखिरी काम आता है, कंट्रोलिंग करना। तो कंट्रोलिंग करना मतलब क्या? कंट्रोलिंग करना मतलब सिंपल काम होता है कि भाई बिजनेस में जो भी हमने प्लानिंग की, जो भी ये सब काम कर रहे हैं, आगे की जो भी एक्टिविटीज होती है, वो सभी एक्टिविटीज बरोबर चल रही है या नहीं, उसे चेक करना, उसे कंट्रोलिंग कहते हैं। तो भाई मैंने प्लानिंग की, तो प्लानिंग के हिसाब से काम चल रहा है, तो उसे चेक करना, उसे कंट्रोलिंग कहते हैं। कि भाई मैंने ऑर्गेनाइजिंग की है कि भाई मुझे इतने लोगों की ज़रूरत है, तो क्या इतने लोग हैं वहाँ पर, वो बरोबर काम कर रहे हैं, बरोबर, जो डायरेक्टर है वो बरोबर अपनी डायरेक्शन दे रहा है, उन्हें समझा रहा है। तो बिजनेस में सभी एक्टिविटीज़ बरोबर चल रही है या नहीं, उसे चेक करना, उसे कंट्रोलिंग कहते हैं। और अगर कोई एक्टिविटी बरोबर न चल रही हो तो उसे ऑन द स्पॉट सुधारना। ठीक है ना, ये कंट्रोलिंग हमेशा चलती रहती है कि भाई मैंने प्रॉफिट के लिए एक गोल बनाया कि साल में इतना प्रॉफिट चाहिए,
बराबर ना, उसके लिए प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सब कुछ कर लिया, लेकिन आखिरी में कंट्रोलिंग करना पड़ता है, वो हमेशा करना पड़ता है। हर हफ्ते, हर महीने, हर 2 महीने में ये चेक करते रहना पड़ता है कि भाई मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ वो बरोबर रास्ता है क्या, साल के एंड में इस रास्ते पर मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, बरोबर ना, ये कंटिन्यूसली चेक करना तो उसे कंट्रोलिंग कहते हैं ना। समझ आ रहा है ना, कंट्रोलिंग सिंपल फंक्शन है, इसे नेगेटिव फंक्शन नहीं कह सकते कि लोगों के ऊपर बर्डन देना है ना, या जोर देना कंपलसरी ऐसे ही काम करो, उसे कंट्रोलिंग नहीं कहते। कंट्रोलिंग कहते हैं कि भाई जो मैंने प्लानिंग की है उसके हिसाब से काम चल रहा है या नहीं, और अगर नहीं चल रहा हो तो उन्हें समझाना, वर्कर और एम्प्लॉयज़ को समझाना कि ये काम इस तरह से करो, वो कंट्रोलिंग कहलाए। और कंट्रोलिंग के बाद आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन सबके साथ जुड़ा हुआ फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन मतलब ही कहलाता है कि भाई सबको कोऑर्डिनेट करके रखना, सबको क्या कह सकते हैं कि भाई एक साथ जोड़ कर रखना, तो उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। बिजनेस में मैनेजमेंट के वक्त कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और कोऑर्डिनेशन किसके बीच में होता है, तो जो 3 लेवल्स, कल हमने 3 लेवल्स पढ़ी थी ना बिजनेस की, टॉप लेवल, मिडल लेवल और बॉटम लेवल, तो उनमें जो भी वर्कर्स, जो भी एम्प्लॉयज़ या जो भी लोग काम करते हैं ना, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना, वही इसका काम है। ठीक है, कि भाई कोऑर्डिनेशन का मेन मतलब समझो ये कहलाता है कि भाई जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, उन्हें ये ना लगता हो कि हम यहाँ पर मजदूर की तरह काम करते हैं, कि वो ऊपर तो बॉस बैठे हुए हैं, वो खाली ऑर्डर देते हैं और हम ऑर्डर के हिसाब से काम कर रहे हैं, बराबर। ये वर्कर को फीलिंग नहीं आनी चाहिए। उन वर्कर को ये महसूस होना चाहिए कि नहीं भाई, वो बॉस भी जो है वो हमारे साथ एक दोस्त की तरह है, बराबर। वर्कर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं बॉस के पास जाऊंगा ना, वो बॉस डांटेंगे मुझे, बरोबर, या वो मेरी जो है वो पगार काट देंगे। अगर ऐसा उन्हें लग रहा है ना, मतलब समझो उनके बीच में सही कोऑर्डिनेशन नहीं है। वर्कर को हमेशा ये फील होना चाहिए कि भाई जो भले बॉस है या भले जो सुपरवाइजर है वो हमारे दोस्त की तरह है, भाई हम जो भी प्रॉब्लम कहेंगे वो अच्छी तरह से समझ कर और उसका सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, तो इसे कोऑर्डिनेशन कहा जाता है ना। या कोऑर्डिनेशन वो भी कहते हैं कि बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज चलती है ना, उन सब एक्टिविटीज पे ये ध्यान रखना कि सभी एक्टिविटीज एक साथ सही तरह से चल रही हो। हमने पहले समझा था कि भाई बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट अलग, सेल डिपार्टमेंट अलग, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट अलग, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग, बरोबर ना, सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो बिजनेस के लिए काम करते हैं। अब इन सब डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, जो मैनेजमेंट में आता है बहुत ज़रूरी होता है कि भाई सभी डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं ना, उनका काम एक साथ चलना चाहिए, एक साथ पूरा होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो एक डिपार्टमेंट पहले काम कर दे, दूसरा डिपार्टमेंट अभी तक बैठा हुआ हो, तो वो बिजनेस में सही तरह से चल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा वो बिजनेस। एक एग्जांपल कि भाई जैसे अगर कोई परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट का काम होता है कि भाई बिजनेस रिलेटेड रॉ मटेरियल परचेज करना या दूसरी चीज़ें परचेज करना, आप खाली रॉ मटेरियल समझो कि रॉ मटेरियल परचेज करना। ठीक है, दूसरा एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है जो भी रॉ मटेरियल वो परचेज कर रहे हैं ना, उनमें से नए प्रोडक्ट तैयार करना। ठीक है, तो इन दोनों का फंक्शन एक साथ चलना चाहिए ना, उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना। नहीं तो परचेज डिपार्टमेंट पहले ही रॉ मटेरियल लाकर रख दे और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अभी धीरे धीरे प्रोडक्शन करता हो, तो ऐसा चलेगा नहीं ना। इसमें कितनी बार वो रॉ मटेरियल खराब होने के चांसेस हैं। या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत जल्दी जल्दी प्रोडक्शन कर देता हो और परचेज डिपार्टमेंट ने अभी तक दूसरा रॉ मटेरियल खरीदा ही नहीं, तो क्या होता है, फिर उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को थोड़ा टाइम बैठे रहना पड़ेगा कि भाई रॉ मटेरियल ही नहीं है, कहाँ से काम करें। ये जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, इसलिए ये बता रहा हूँ कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, कि अगर वो मिलकर काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो ही बिजनेस सही तरह से चल पाएगा। और मैनेजमेंट में ये सब चीज़ें ध्यान देना ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन से बहुत फ़ायदे होते हैं कि कोऑर्डिनेशन की वजह से सभी एक्टिविटीज़ एक साथ चलती है, कभी कोई काम रह नहीं जाता, काम लेट नहीं होता, कोई काम डुप्लीकेट नहीं होता, दो दो बार कोई एक काम कर दे तो ऐसा नहीं हो पाता उसमें। और वह बिजनेस में हार्मनी बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है। वर्कर्स हैं, ऑनर्स हैं, ठीक है, ये सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं, तो इसकी वजह से बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चलता है। ये सब फायदे किसकी वजह से होते हैं, कोऑर्डिनेशन की वजह से। बिजनेस की सभी एक्टिविटी और सभी लोगों को एक साथ जोड़ कर रखना, भाई वो ये एक यूनिट है, एक ही बिजनेस में सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं ऐसा नहीं, वो सब मिलकर एक गोल के लिए काम कर रहे हैं, एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, तो उसे ही कोऑर्डिनेशन कहते हैं। आ रहे ना बात समझ में।
तो मैनेजमेंट के लिए ये सब फंक्शन ज़रूरी होते हैं। और इनके बाद फिर एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट आता है फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट कहाँ कहाँ किया जाता है, बिजनेस में किन किन चीज़ों का मैनेजमेंट किया जाता है या कहाँ कहाँ पर मैनेजमेंट किया जाता है, उसे कहते हैं फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। तो कहते हैं मैनेजमेंट जनरली बिजनेस में 4 एरिया में या कहो 4 चीज़ों का खास मैनेजमेंट किया जाता है। एक मार्केटिंग मैनेजमेंट, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इन 4 चीज़ों का प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है। मतलब इन चारों चीज़ों में ये सब एक्टिविटी की जाती है कि अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट हो तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी मार्केटिंग की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये सब किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर भी ये सब एक्टिविटीज़ की जाती है। तो मैनेजमेंट के लिए ये सब एक्टिविटी करते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ मैनेजमेंट करते हैं, तो वो ये पॉइंट है फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में इन सब का भी आपको समझो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, बाकी इन सब के ऊपर भी आपके पूरे पूरे चैप्टर्स हैं आगे, बरोबर। तो अब इन अगर एरिया में समझें तो सबसे पहला एरिया आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट किसे कहते हैं? मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है कि आपके बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट तैयार हुआ है ना, उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुली कस्टमर तक पहुंचाना, तो उसे मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं, बरोबर। आपका जो प्रोडक्ट तैयार हुआ उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना, उसके लिए जो भी मैनेजमेंट किया जाता है तो उसे मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट को कितने लोग एडवर्टाइजमेंट समझते हैं कि खाली एडवर्टाइजमेंट करना मतलब मार्केटिंग करना, नहीं, मार्केटिंग बहुत बड़ा फंक्शन है। मार्केटिंग मतलब कहलाता है जो भी आपके प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं ना, उसे आपके बिजनेस तक ना रखना लेकिन कस्टमर तक सक्सेसफुली पहुंचाना। और उसके बीच में कितने सारे काम आ जाते हैं कि कस्टमर तक पहुंचाने के लिए बीच में ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, प्राइस क्या रखना पड़ेगा, ठीक है, बीच में जो है वो होलसेलर होंगे, रिटेलर होंगे कि कौन कौन होंगे, ये कितने सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, कितना सारा काम करना पड़ता है। तो इसलिए तो मार्केटिंग मैनेजमेंट वो अलग से एक एरिया आता है ना। कहते हैं कि भाई मार्केटिंग मैनेजमेंट में मेनली 4 फंक्शंस आते हैं, 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट का मैनेजमेंट करना, कि प्रोडक्ट का मैनेजमेंट करना कि आप जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो वो कैसी क्वालिटी का होना चाहिए कि जिससे लोग एक्सेप्ट करें। क्योंकि अगर प्रोडक्ट का मैनेजमेंट नहीं होगा तो लोग चीज़ें खरीदेंगे थोड़ी। कोई भी लोग, कोई भी इंसान, कोई भी कस्टमर आपके बिजनेस की अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है तो वो क्या देखेगा, उसे पसंद आएगा तो ही वो खरीदेगा ना। भाई उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी प्राइस सही है, और वह यूज़ करने में वो इजी है, तो ही वो प्रोडक्ट खरीदेगा ना, नहीं तो क्यों खरीदेगा वो। तो इसलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे पहला आता है प्रोडक्ट तैयार करना, ठीक है, कि अगर प्रोडक्ट अच्छी तरह से होगा, सही क्वालिटी में होगा, तो ही कस्टमर खरीद पाएंगे। प्रोडक्ट के बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट में आता है प्राइस डिसाइड करना। प्रोडक्ट की प्राइस हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले। कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि यार ये तो बहुत महंगा खरीद लिया, चीज़ अच्छी है लेकिन बहुत महंगी है, ऐसा नहीं आना चाहिए उसके माइंड में। बराबर, प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसके माइंड में खुशी होनी चाहिए कि हाँ भाई बहुत अच्छी चीज़ मुझे मिली और सही प्राइस में मिली। सही बात है ना। अगर वो ऐसा कहेगा ना कि यार अच्छी भले ही है लेकिन थोड़ी महंगी है, तो वो एक ही बार खरीदेगा, दूसरी बार वो कस्टमर कभी खरीदेगा नहीं कि यार थोड़ी महंगी है मैं दूसरी खरीद लूंगा। तो प्राइस ऐसा डिसाइड होना चाहिए कि जिससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले और दूसरी बार भी वो चीज़ खरीदने के लिए तैयार हो, ठीक है, ऐसा एक प्राइस डिसाइड करना। और प्राइस में सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले इतना ही नहीं आता, उसके बाद बिजनेस को भी तो प्रॉफिट मिलना चाहिए ना, कि हम भले कस्टमर को फ़ायदा दे दें लेकिन उसकी वजह से बिजनेस को नुकसान होता हो तो भी थोड़ी चलेगा। बिजनेस तो हमारा प्रॉफिट के लिए ही तो काम कर रहे हैं। तो प्राइस ऐसा होना चाहिए ना, कस्टमर भी खुश हो और बिजनेसमैन भी खुश हो उसमें। प्राइस के बाद मैनेजमेंट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि भाई प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से कस्टमर तक पहुंचाना है, बराबर। आपके पास जैसे एक डेयरी मिल्क का चॉकलेट आता है ना, ये डेयरी मिल्क का चॉकलेट वो आपके पास, आप कोई भी आसपास शॉप से खरीदते हो, ये बनता कहाँ पर है, कहाँ पर बनता है, तो कोई ना कोई फैक्ट्री में बनता होगा, हमारी सिटी में थोड़ी, कोई दूर सिटी में बनता होगा, या शायद कितने सारे प्रोडक्ट तो दूसरे देश में बनते होंगे, फिर भी आपके पास वाली दुकान तक वो पहुंच जाते हैं ना, बरोबर ना। तो ये कंपनी मैनेजमेंट करती है उसके लिए कि भाई कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें कि हर एक गली में भी वो चीज़ पहुंचनी चाहिए, है कि नहीं। कि कैडबरी की मेन फैक्ट्री तो समझो लंदन में है,
बरोबर। लेकिन फिर भी वो वहाँ पर इतना अच्छा मैनेजमेंट करते हैं कि आप इंडिया की कोई भी गली में भी चले जाओ ना, कोई छोटे से गांव में भी चले जाओ ना, कोई छोटी सी लारी भी होगी ना, तो भी उस पे आपको डेयरी मिल्क ज़रूर मिलेगी। तो सोचो वो मैनेजमेंट कितना अच्छा होता होगा कि हर एक जगह पर हर एक कस्टमर को वो प्रोडक्ट अच्छी तरह से मिल जाता है। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है ना। और दूसरा मैनेजमेंट करना पड़ता है प्रमोशन का। प्रमोशन मतलब कि भाई एडवर्टाइजमेंट करना। यहाँ पर प्रमोशन मतलब एक तरह की एडवर्टाइजमेंट कहलाती है कि भाई वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचे, कस्टमर को वो प्रोडक्ट याद रहे, इसके लिए कंटिन्यूसली उनके एडवर्टाइजमेंट करते रहना। या तो फिर उसमें उस प्रोडक्ट के लिए क्या क्या नई अपडेट आई है, कौन सा नई वेराइटी आई है, क्या नई चीज़ उसमें आई है, ये सब कस्टमर्स को बताते रहना, तो उसे प्रमोशन कहते हैं। वही कैडबरी का एग्जांपल दूं तो आपको पता है भले कैडबरी इतनी फेमस है, हर दुकान पर मिलती है, फिर भी उसकी एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आती है ना। और हमेशा वो एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं कि भाई देखो ये कैडबरी का प्रोडक्ट है, या इसमें अब ये नया प्रोडक्ट आया, बरोबर, इसमें अब ये नई वेराइटी आई, आता रहता है ना वो। सही बात क्या नहीं? तो उसे कहते हैं प्रमोशन करना, उसका भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये सब मैनेजमेंट किए जाते हैं, ये सब चीज़ें ध्यान दी जाती है। सिंपल मार्केटिंग मतलब यही कि भाई प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना, लेकिन कस्टमर तक पहुंचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो सब ये मार्केटिंग मैनेजमेंट में आता है। बरोबर। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट के बाद दूसरा आता है, वो आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम जिसे कहते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब क्या? आपको पता है बिजनेस किसकी वजह से चलता है, मशीनों से या इंसानों से? तो बिजनेस इंसानों से चलता है ना, ह्यूमन से चलता है ना, बरोबर ना। तो उन ह्यूमन का मैनेजमेंट करना मतलब कि हमारे बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ना, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, भले वो छोटी लेवल पे हो या बड़ी लेवल पे हो, उन सबका ध्यान रखना, उन सबको मैनेज करना, उसे ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। बरोबर। बिजनेस में आई हुई मशीनों का नहीं, लेकिन बिजनेस में आए हुए लोगों का ध्यान रखना, तो उसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। ये चीज़ हमने स्टाफिंग में भी समझी कि एक पॉइंट आता है कि माइंड योर मैन एंड मैन विल माइंड योर बिजनेस, बरोबर ना, या माइंड योर स्टाफ एंड स्टाफ विल माइंड योर बिजनेस। कि आप अपने लोगों को संभालोगे तो लोग खुद ब खुद आपके बिजनेस को संभाल लेंगे। कि अगर सभी लोग, सभी वर्कर, सभी एम्प्लॉयज़ हमारे बिजनेस में अगर खुशी से काम कर रहे हैं ना, तो हमारे बिजनेस का 100% ग्रोथ होगा ही होगा। बरोबर ना। बिजनेस कभी रुकेगा नहीं, बिजनेस हमेशा आगे बढ़ेगा अगर हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे वर्कर अच्छी तरह से काम कर रहे हैं तो। और उन्हें हमेशा खुश रखना, उसे एक तरह से समझो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। इनमें क्या क्या आता है? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन काम तो भाई लोगों को संभालना। सबसे पहले कि सही लोगों को नौकरियों पे रखना, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है। सही लोगों को नौकरियों पे रखना कि भाई उनमें इतना टैलेंट होना चाहिए, स्किल होना चाहिए कि वो हमारे बिजनेस में काम करने लायक है। अगर न हो तो उन्हें ज़रूर पड़ने पर दूर भी कर देना कि भाई तुम हमारे बिजनेस के लायक नहीं हो, तुम हमारे बिजनेस में सही तरह से काम नहीं कर पाओगे, या तुम में इतना टैलेंट नहीं है। बरोबर ना। तो सही लोगों को सबसे पहले नौकरियों पे रखना, उसके बाद उन्हें जो है वो ट्रेनिंग देना, उन्हें सही डायरेक्शन देना, उन्हें सही तरह से समझाना कि हमारे बिजनेस में काम कैसे होता है। उसके बाद उन्हें मोटिवेट करते रहना। वही सब चीज़ें जो इसमें हमने देखी वो सब ह्यूमन रिसोर्स में ही आता है ना। कि उन्हें मोटिवेट करते रहना कि भाई उन्हें जो है वो हमेशा जोश देते रहना कि वो यहाँ पर खुश रहें। सबसे मेन काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके पर्सनल गोल्स को हमारे बिजनेस के गोल्स के साथ कोऑर्डिनेट करना। हर इंसान जब भी जॉब करने आता है ना, कोई भी बिजनेस में जॉब करने आता है ना, तो वो ये नहीं सोचने आता कि भाई मैं जो है वो मेरे बॉस को फ़ायदा दिलाऊंगा, मैं इसके लिए जॉब कर रहा हूँ। नहीं, हर पर्सन के ना अपने अपने गोल्स होते हैं। भाई मैं जॉब इसलिए कर रहा हूँ, मुझे घर खरीदना है। मैं जॉब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे जाकर शादी करनी है। मैं जॉब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे जो है वो मम्मी पापा के लिए कुछ करना है। उनका अपना अपना गोल होता है ना, बराबर। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये करता है कि उनके पर्सनल गोल्स को हमारे बिजनेस के गोल्स के साथ ज्वाइन करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कि जिससे बिजनेस का गोल भी पूरा हो सके और जो है वो उनका पर्सनल गोल भी पूरा हो सके। अब कोई एम्प्लॉय हो हमारे बिजनेस में काम कर रहा है, सपोज मेरे बिजनेस में काम कर रहा है, तो अगर मैं उसे प्यार से ये समझाऊं कि देख भाई मुझे जो है वो बिजनेस में 1 साल में 5 लाख का प्रॉफिट चाहिए, ये मेरा गोल है। भाई तुम अगर जो है वो मुझे इस प्रॉफिट को हासिल करने में मदद करोगे ना,
तो उसके बाद अगर मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो उसमें से कुछ हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा, जिससे तुम जो है वो अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कर सकते हो। तो जिससे वो एम्प्लॉय के माइंड में क्या आएगा पता है, कि वो ऐसे काम करेगा कि भाई वो पहले जो है वो बिजनेस का गोल पूरा करेगा, जिसकी वजह से उसका पर्सनल गोल भी पूरा हो सके। वो ऐसे काम करेगा ना, बरोबर ना। इसे ही सही तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं, कि भाई वो एम्प्लॉय फिर खुशी से काम करेगा, कि वो पहले बिजनेस के लिए काम करेगा, नहीं भाई मैं पहले बिजनेस में बॉस के लिए काम करूं, उसे प्रॉफिट हुआ ना तो उसकी वजह से मुझे भी प्रॉफिट होगा और मैं अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकूंगा। तो काम दोनों का हो गया ना, बराबर ना। और ऐसे में वो वर्कर बहुत ही खुशी से काम करेगा और अच्छी तरह से काम करेगा। और उसके बाद जब बिजनेस का गोल पूरा हो जाए तो फिर उस वर्कर को धोखा दे देना, ये सही मैनेजमेंट नहीं कहलाता। कि भाई हमने अगर वर्कर को ये वादा किया हो कि अगर मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो उसमें से हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा और तुम घर वालों के लिए कुछ कर सकते हो। तो अगर बिजनेस में 5 लाख का प्रॉफिट हो ना, तो उसमें से वो हिस्सा उसे ज़रूर देना चाहिए, वो वादा ज़रूर पूरा करना चाहिए। सही बात है ना। तो ही तो वो वर्कर खुशी से काम करेगा ना। फिर वो अगर 1 साल उसे इससे खुशी मिली ना, तो अगले साल खुद ब खुद वो अच्छी तरह से काम करेगा। इसे प्रॉपर मैनेजमेंट कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और इससे क्या फ़ायदे होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से? फ़ायदे क्या, तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो वर्कर खुशी से काम करेगा तो बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, वर्कर की स्किल बढ़ेगी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में उसे नई नई ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें नई टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, तो उनकी स्किल बढ़ती है, उनका टैलेंट बढ़ता है। ये बरोबर ना, ये वर्कर को फ़ायदा मिलता है ना। बिजनेस का लेबर टर्नओवर रेट कम होता है। लेबर टर्नओवर रेट, इसका मतलब कि भाई अगर कोई वर्कर हमारे यहाँ पर खुशी से काम नहीं कर रहा है तो वो दूसरे ही साल जॉब छोड़ के चला जाएगा, फिर से हमें नए वर्कर को रखना, फिर से उसे ट्रेनिंग देना, बराबर। तो इसमें जो है वो झंझट होता है, इसमें खर्चा भी होता है। लेकिन अगर कोई वर्कर खुशी से काम कर रहा है ना, तो वो सालों तक काम करेगा। कितने सारे वर्कर कंपनियों में सालों सालों काम करते हैं, बराबर ना। तो इसकी वजह से बिजनेस का लेबर टर्नओवर रेट कम होता है, हमें नए नए वर्कर्स को बार बार बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही वर्कर अच्छी तरह से संभाल कर काम करते हैं। और अगर एक ही वर्कर सालों तक काम करेगा ना, तो हमारे बिजनेस की प्रेस्टीज भी बनती है, बिजनेस की गुडविल बनती है, नाम हो जाता है। अगर वो वर्कर खुशी से हमारे बिजनेस में काम कर रहा है, तो वो वर्कर जब बाहर जाएगा ना, तो वो हमारे बिजनेस की तारीफ करेगा, दूसरे 4 लोगों के सामने ये कहेगा कि नहीं भाई ये बिजनेस अच्छा है, भाई तुम भी अगर प्रोडक्ट खरीदो ना तो इस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदो। तो उसका फ़ायदा भी तो हमारे बिजनेस को ही मिलेगा ना। इसलिए तो कहते हैं ना कि अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा खुश रखना चाहिए। वो अगर अच्छी तरह से काम करेंगे तो ही हमारे बिजनेस को फ़ायदा होगा, बरोबर। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, कि भाई हमारे ह्यूमंस को जो है वो मैनेज करना। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बाद दूसरा एक पॉइंट आता है, वो आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये तो नाम से ही पता चलता है कि बिजनेस में फाइनेंस का मैनेज करना, मतलब कि भाई पैसों का मैनेजमेंट करना, तो उसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। फाइनेंस या मनी वो बिजनेस के लिए कितना ज़रूरी है, सबको पता है ना। ये मनी जो है वो बिजनेस का ब्लड कहलाता है, कि जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ज़रूरी है, वैसे ही बिजनेस में भी मनी सर्कुलेशन ज़रूरी है। उसके बिना जो है वो बिजनेस कैसे चलेगा। सही बात है ना। तो उन मनी का प्रॉपर मैनेजमेंट करना, तो उसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इनमें जो जो पॉइंट्स आते हैं कि जैसे सबसे पहले हमें फाइनेंस कहाँ से कलेक्ट करना है उसको मैनेज करना, कि भाई हमें अगर बिजनेस चलाना है, जो जो भी पैसे चाहिए, जो भी कैपिटल चाहिए, वो कैपिटल कहाँ से आएगा, अपने घर के पैसे लगाऊं, बैंक से लोन लूँगा, कि भाई शेयर्स के थ्रू पैसे लूँगा मैं, तो पैसे कहाँ से आएंगे जो बिजनेस चल सके, उसके बारे में मैनेज करना। उसके बाद अगर पैसे आ गए तो उन पैसों का कहाँ कहाँ यूज़ करना है, उसके लिए एक बजट तैयार करना। एक बजट तैयार करना कि भाई मुझे अगर बिजनेस में ये 10 लाख रुपए मैं लेके आया, बैंक से लोन ली है, तो इस 10 लाख का यूज़ कहाँ से करूँगा, फिर इस 10 लाख में से मुझे कौन कौन से खर्चे चुकाने हैं, क्या क्या काम करने हैं, उसके लिए पूरा मैनेजमेंट ज़रूरी होता है कि नहीं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बिजनेस के एक एक रुपए का जो है वो मैनेजमेंट आ जाता है, कि भाई बिजनेस में कौन कौन से खर्चे होंगे, हमें गवर्नमेंट का टैक्स भरना है, जीएसटी जैसा टैक्स, तो वो टैक्स कितना भरना पड़ेगा, उसके हिसाब से मुझे जो है वो बिजनेस का प्रॉफिट कितना चाहिए, वर्कर को सैलरी कितनी देनी पड़ेगी। जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, कभी मशीन ख़राब हो गई तो रिपेयरिंग करनी है, या दूसरे कुछ खर्चे होते हैं, तो वो खर्चे किस तरह से चुकाएंगे। तो इन सब का मैनेजमेंट वो इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है।
या तो फिर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का यूज़ कहाँ पर करें, प्रॉफिट का यूज़ भाई बिजनेस की ग्रोथ के लिए करें या प्रॉफिट कहीं और पर इन्वेस्ट कर दें, ठीक है ना। ऐसी छोटी छोटी मनी रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना वो सब किस में आते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद आखिरी एक आता है, वो आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब कि भाई कंपनी में प्रोडक्शन कहाँ और कैसे किस तरह से करना है, तो वो सब प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आता है। कि अगर कोई बिजनेस ऐसा चलता हो कि भाई जहाँ पर हम लोग खाली चीज़ें खरीद कर और बेच रहे हैं, कोई अपनी चीज़ें बना नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट की ज़रूर उन बिजनेस में पड़ती है कि जहाँ पर हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। कि जैसे मैं जो है वो एग्रीकल्चर में से या तो खेतों में से कॉटन लेके आता हूँ, रॉ मटेरियल कॉटन लेके आता हूँ और उसमें से कॉटन क्लॉथ तैयार करता हूँ खुद, तो इसे प्रोडक्शन हुआ ना। उस वक्त प्रोडक्शन मैनेजमेंट करना पड़ता है। नहीं तो भाई तैयार उसके पास कपड़ा पड़ा हुआ है, वही कपड़ा लाकर मैं बेच दूंगा, खाली प्रॉफिट चढ़ा के बेच दूंगा, तो इसमें मैंने कोई प्रोडक्शन नहीं किया, तो उस वक्त प्रोडक्शन मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती नहीं है। आ रही है ना बात समझ में। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट तब जब हम लोग कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, और प्रोडक्शन करते वक्त क्या क्या चीज़ों का मैनेज करना पड़ता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, ये चीज़ें इनमें आती है, इनके मैनेजमेंट में उनके रिलेटेड सब मैनेजमेंट आता है ना। कि भाई रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे, रॉ मटेरियल कितने कॉस्ट में होगा, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल ही महंगा मिलेगा तो चीज़ भी महंगी बनेगी, और अगर चीज़ महंगी बनेगी तो फिर लोग खरीदेंगे नहीं, कस्टमर खरीदेंगे नहीं फिर वो। तो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कितने कॉस्ट में मिलेगा, फिर उसके प्रोडक्शन के लिए भाई मुझे कितनी मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने जो है वो हमें यूनिट्स चाहिए या कितनी क्या कहते हैं टूल्स चाहिए, तो उन सब का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है ना। उसके लिए अलग फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, या तो फिर जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के अंदर ही जो है वो प्रोडक्शन हो जाएगा, बराबर ना। कहाँ प्रोडक्शन करें, फिर उस प्रोडक्शन के लिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना होगा, कितने वर्कर्स की ज़रूर होगी, बराबर, खास वर्कर्स होते हैं ना भाई, कितने वर्कर्स की ज़रूर होगी, कौन सी क्वालिटी का हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन के वक्त क्वालिटी खास ध्यान दी जाती है कि अगर मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो वो किस क्वालिटी की होनी चाहिए। कि भाई वो जो है कोई छोटी क्वालिटी की या कम क्वालिटी की ही चलाने देंगे कि हाँ भाई चलेगा, कस्टमर को ऐसे ही बेच देंगे, या भाई इस क्वालिटी की तो होनी चाहिए, इससे कम क्वालिटी का प्रोडक्शन हम नहीं करेंगे, नहीं तो कस्टमर खुश कैसे होंगे फिर। तो उसकी क्वालिटी कैसे होगी ये भी मैनेज किया जाता है। उसके बाद प्रोडक्शन के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो भी कचरा निकलता है, हर प्रोडक्शन के बाद बाय प्रोडक्ट होगा ही, मतलब आखिरी में समझो कुछ ना कुछ कचरा बचेगा ही, तो उस कचरे का निकाल कैसे करेंगे। तो प्रोडक्शन के रिलेटेड सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इनके अलावा प्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो एक ही तरह का बनाएंगे कि उसमें अलग अलग वेराइटीज़ रखेंगे हम लोग। कि अगर चॉकलेट बना रहे हैं तो एक ही तरह का चॉकलेट बनाएं कि उसमें अलग अलग टाइप्स रखें, वेराइटीज़ रखें। ये सब भी मैनेजमेंट में आता है ना ये, बराबर ना। तो ये सब जो मैनेजमेंट हमने देखे ना, ये हर बिजनेस में होते हैं, ऑलमोस्ट हर जो भी बड़ा बिजनेस होता है उसमें ये चारों तरह के मैनेजमेंट करने पड़ते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल और प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिनकी वजह से ही तो बिजनेस अच्छी तरह से चल पाता है ना। समझ आ रही है ना बात। तो देखो, आज जैसे हमने ये पॉइंट देखे ना, ये पूरा चैप्टर भी हमने अच्छी तरह से देखा। अब आज जो पॉइंट समझे उनके रिलेटेड भी एक क्विज डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वो क्विज एक बार आप ट्राई करना कि ये पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है। अब उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं या आगे के जो पॉइंट्स आएंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।